जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं मेरे से बेझिझक। ओके, तो अविदर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस चीज़ को सोचकर या किस चीज़ से मोटिव होकर आपने इंडस्ट्री में पैर रखना चाहा? देखिए, मोटिव की बात रही तो मैं इस ज़ोन का आर्टिस्ट नहीं था, मैं सही बताऊँ तो। मैं क्लासिकल करता था, स्कूल्स में क्वार्स होते थे उसमें काम करता था, स्कूल में जो भी फंक्शन हुआ कहीं मैं वहाँ जाता था। और मैं शुरू से इस ज़ोन में जाना था, लेकिन मेरा इतना अच्छा वो नहीं था कि यार मैं जाऊँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम एवी बंटाई को सुना और उनका बहुत हार्ड ट्रैक आया था, तो वो मैंने सुना, मैंने बोला यार ये अच्छा है, मैंने कि हनी सिंह वाली फील आ रही थोड़ी, मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में मेरा उसमें इतना अभी दिमाग नहीं था हिप हॉप के अंदर या अंडरग्राउंड हुआ कुछ भी, मेरे को इसके अंदर दिमाग नहीं था। फिर मैंने MTV देखा, MTV से मुझे बहुत सीख मिली, रफ्तार भाई, राजा कुमारी मैम, न्यूक्लियर सर, और वहाँ से एक बंदा निकला जिसका नाम था किंग। वो मेरा आइडल है और उन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैंने ठान लिया था उनको देख के कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। और 2020 में उनकी एल्बम द कार्निवल आई थी, तो उससे उनका दर्जा और बढ़ गया था मेरे लिए, और पूरे देश के लिए उनका दर्जा बहुत बढ़ गया था। तो मैंने सोच लिया था यार अब इन्हीं की तरह काम करना है। कार्निवल एल्बम के एंड तक होते होते मैं समझ गया था। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि होप के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या था, और आपका ये फर्स्ट ट्रैक था, इसके बारे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने जब स्टार्ट किया था अगस्त 2020 में, तो मैं पहले रैप रेस ट्रैक्स निकालता था अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर। तो मैं निकालता था, तो मेरा कांटेक्ट हुआ टेजर से। मैंने उसको DM किया, उसका मेरे पास आया, तो टेजर और मेरी बातचीत होती थी। बहुत से आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेरे संग स्टार्ट किया, उनके सिंगल्स उनके सब आने लगे थे। तो एक दिन टेजर ही मुझसे बोलता है यार अविरल तू अपना ओरिजिनल क्यों नहीं निकालता है? तो मैंने बोला भाई मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, ओरिजिनल निकालूंगा। फिर मैंने गाना लिखने के लिए, एक गाना लिखने के लिए पूरा 1 मंथ लिया था। तो मैंने रिसर्च की कि कैसे गाने लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। तो होप के पीछे थी स्टोरी, और जो मुझे सही लगा मैंने उस गाने में लिख दिया। सबसे पहले मैंने बीट ढूंढी, मैंने बीट्स देखी, मैंने बीट सुनी, एक्सेल बीट्स की वो बीट थी। और अच्छी बात है उस बीट का नाम भी होप था, तो मैंने सोच लिया होप मतलब आशा, तो मुझे टाइटल मिल गया था। फिर मैंने गाना लिखा और उस गाने के अंदर जो स्टोरी आपको दिखी है वो बिल्कुल सच था। तो होप के लिए यही था बस मेरा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, कुछ लोग कहते हैं कि आपको व्यूज़ नहीं आते, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, व्यूज नहीं आते। देखिए एज एन आर्टिस्ट व्यूज सब्सक्राइबर्स लाइक वगैरह ये सब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ये आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, कभी कोई बुरा भी होता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा हेट भी मिलता है, ट्रोल करती है पब्लिक, यार इसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बंदा बेकार है, ये वो है फलाना ढिंका। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा, ना ही मैंने कभी किसी का हेट दिया, ना किसी को मैंने हेट दिया। और व्यूज़ की बात रही तो मेरे लिए अगर मेरे को एक व्यूज़ भी आया मेरे लिए बहुत है, अगर मुझे एक व्यू भी आ गया मेरे लिए बहुत है। मैं जानता हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पब्लिक को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे उससे कोई डिपेंडेबल नहीं है, मुझे बस काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, काम करना है। यूट्यूब से नहीं तो इधर से नहीं, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, और मैं बस उसी मौके को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शुरू में पब्लिक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी करने लगी थी। शुरू के 3 गाने होप, कैसे भूलूं, आके देख, ये सब गाने मेरे सुपर डुपर हिट गए थे। तो व्यूज़ को मैं इतना मैटर नहीं करता, ना मैं सब्सक्राइबर्स को इतना मैटर करता। आपका फर्स्ट कोलैब का एक्सपीरियंस क्या रहा? फर्स्ट कोलैब का एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी तरफ से। देखिए फर्स्ट कोलैब का एक्सपीरियंस ऐसा था, मुझे 2021 का टेक ओवर स्टार्ट करना था और मेरी एल्बम मॉन्स्टर्स रेडी थी। तो अब कोलैब की बात रही तो उससे पहले कोलैब आए थे, बहुत कोलैब आए थे, जाने दे आ रहा, राहुल साधु एक्स किंग, और लेट देयर बी लव अनबिल मैम और किंग सर। तो फिर मैं और टेजर ही थे ज़्यादातर उस टाइम पे। तो मैंने टेजर को कॉल किया, तो टेजर ने बोला कि यार तू क्या कर रहा है, उसका कॉल आता सुबह, तू क्या कर रहा है? मैंने बोला भाई मैं एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला भाई एक बीट मिली है मुझे, उस बीट पे हम दोनों मचा के दिखाते हैं। तो टेलर बोला अरे यार मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो
ऐसी मुझे मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोलैब लेना था, और हालांकि हार्ट बीट गाना जो था वो बहुत ही अच्छा गाना था, सुपर डुपर हिट गया था वो। तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं था कि यार वो गाना इतना अच्छा पॉपुलर होगा, इतनी अच्छी उस गाने से हाइप मिलेगी हमें। तो मॉन्स्टर्स का पहला ट्रैक साइको था और दूसरा ट्रैक हार्ट बीट था। तो हार्ट बीट में पहले अकेले काम कर रहा था मैं, फिर मैंने सोचा यार मैं इस बंदे को उठाता हूँ। बस ये एक्सपीरियंस था। टीज़र के साथ मेरा अच्छा था, और टीज़र और मैं एक ही थिंकिंग के थे, और दोनों हार्ट ब्रेक्स थे, तो बस जो आया हमने वो कर दिया। ओके, द हंटर वॉरियर इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट एल्बम है, और ठीक है, इसका ठीक। जो लास्ट ट्रैक है व्हेन यू क्राई, ये पूरी एल्बम में सबसे फेवरेट पार्ट रह चुका है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, द हंटर वॉरियर, इसके पीछे की बड़ी कहानी है। तो मुझे इस साल 3 से 4 एल्बम ड्रॉप मारनी थी। तो किंग सर का द गोरिल्ला बाउंस का ट्रेलर आया था, और मैंने ट्रेलर देखा, मैंने बोला यार, अब मुझे भी मतलब होने लगा, खुजली होने लगी, एक एल्बम और एक एल्बम और। तो मैं एल्बम के लिए रेडी था, तो मुझे टाइटल नहीं मिल रहा था एल्बम का। तो मुझे टाइटल नहीं मिला, फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या टाइटल रखूँ। मैं अमूमन पहले एल्बम का नाम रखने वाला था बैंगर, बैंगर रखने वाला था। फिर बाद में द गोरिल्ला बाउंस अच्छा टच कर रहा था किंग सर की एल्बम का। फिर मैंने बोला क्यों ना कुछ करें। तो बचपन में हम कार्टून्स देखा करते थे, तो ऐसे ही मैंने टीवी खोला और कार्टून चल रहा था, तो उसमें वॉरियर था, एक योद्धा था। तो मैंने बोला वॉरियर क्यों ना रखूँ उसका नाम, तो वॉरियर था। फिर बाद में मैं और मेरी सिस्टर हम बाहर शॉप तक गए थे, तो एक टॉफ़ी का डिब्बा था, उस पर लिखा हुआ था हंटर। तो मेरी सिस्टर बोली तू एल्बम ढूंढ रहा है तो तेरे एल्बम का नाम हंटर वॉरियर कैसा रहेगा। मैंने बोला हंटर वॉरियर यार अच्छा शूट कर रहा है, तो फिर मैंने उसको द हंटर वॉरियर कर दिया, शिकारी होता। तो अमूमन जंगल में शिकारी आग शिकार करते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन इस शिकारी का बेस मेरा दूसरा था। मैं इंटरनेट पे गया, मैंने कुछ पिक्चर्स देखी, तो मुझे एक पिक्चर मिली, और उसके अंदर एक लायन था और एक ईगल था। तो ईगल एक जो आसमान में है, वो ईगल आप सभी जानते हैं, ईगल आसमान का शिकारी है और शेर जंगल का शिकारी है। तो मैं एल्बम के अंदर दिखाना चाहता था कि मैं इन दोनों की ताकत एक करके एल्बम लेकर आऊँगा। वो मैंने अपनी सिनेमैटिक जो दिमाग था वो लगाया मैंने, और मैंने हंटर वॉरियर के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। और पहला ट्रैक हंटर वॉरियर आया था, जो एक डिस्ट्रैक्ट था। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो वो डिस्ट्रैक्ट था एक। तो जिस बंदे को मैंने डिस करना चाहा था, सबसे पहले उस बंदे को शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ मैं। उस बंदे ने कुछ सोच समझ के मुझे बोला नहीं, और मूनवॉक में भी जो मॉन्स्टर्स का आखिरी ट्रैक है उसमें भी मैंने उसको डिस करा था, लेकिन अब वो भाई है मेरा और दोनों साथ में काम करते हैं। तो हंटर वॉरियर की दास्तां ये थी, और व्हेन यू क्राई तो काफ़ी बार मैंने पब्लिक देख रही थी कि अविरल कुछ अलग कर रहा है। मैं अलग अलग चीज़ें कर रहा था, होप के बाद आके देख कैसे बोलूँ, ये 3 गाने थे, सैड ट्रैक्स थे, थोड़ा कमर्शियल भी था। फिर मैं अंडरग्राउंड हो गया थोड़ा सा। हंटर वॉरियर, मून वॉक, शक्ल जो हंटर वॉरियर का गाना था, प्लेटिनम, रोड रनर, ये गाने मेरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे। और मतलब मैं सोच के बैठा था यार, पब्लिक मेरे से वो चाह रही थी जो पहले था, जो मैं होप में था, वो पब्लिक चाह रही थी यार ये बंदा जोन में लेके जाए। तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सेट टाइप रखते हैं गाना आखिरी। मैं यूट्यूब के गया, मैंने बीट देखी, और बीट का नाम व्हेन यू क्राई था, तो मुझे आइडिया वहाँ से मिल गया। तो व्हेन यू क्राई की ये स्टोरी थी। आपके गाने लिखने के ट्रिक्स, और आप गाने कैसे लिखते हैं, ये ज़रा बताएं। गाने लिखने का देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप खुद गाना पूरा लिख देते हो। रही बात टाइटल की, तो मैं जब अमूमन ऐसा नहीं होता, मैं पहले गाने लिखता हूँ, मैं पहले टाइटल ढूंढता हूँ, और जो मुझे टाइटल मिल जाता है मैं फिर उससे गाने लिख देता हूँ। और मैं अभी आपको दिखाऊँ, जैसे कि मेरा गाना था कैसे बोलूँ, तो मेरे पास बीट्स थी, कुछ पड़ी हुई थी और कुछ बंदों ने मुझे भेजी थी। तो वो बीट का कुछ इस तरीके से होता, टैना टैना, हाँ ऐसे था। तो फिर मैं उसमें वर्ड बैठाने लगा, तो कैसे भूलूं वो लम्हे साथ थे, तो एक वर्ड मेरे दिमाग में पुट हो गया, कैसे भूलूं, उससे पूरा गाना लिख लिया। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, आप पूरा गाना लिख देते हो, फिर आप बीट ढूंढते हो, फिर गाने के अंदर से आप टाइटल करो। दोनों ट्रिक्स में अगर आप देखो तो आप टाइटल निकाल सकते हो। गाने लिखना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है, मेहनत लगती है, तो गाने नहीं लिख सकते।
आपकी किसी के साथ बीफ या किसी के साथ अनबन रह चुकी है? जी, बीफ और अनबन की बात रहे तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाल ही में शुरू में जब मैं आया था तो वो कुछ बंदे कह रहे थे तू हिप हॉप नहीं करता, तू रैप नहीं करता, तो उस वो थोड़ा बीफ चली थी। वो सिर्फ इंस्टाग्राम चैट्स पे ही रह गई थी। मैं चाहता था उस बंदे को बीफ के लिए भुला सकता था, मैं कर सकता था बीफ, लेकिन वो उतना ही रह गया था। हाँ, विल्डेज रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे और द लाइन स्ट्रॉल के बारे में? हाँ, विल्डेज रिकॉर्ड्स तो ये है आपकी फरवरी के मंथ की। उस टाइम पे भी द गोरिल्ला बाउंस का ट्रेलर आया था, और ट्रेलर आया था फिर मैंने सोचा अब मुझे एल्बम निकालनी थी, तो द लाइन्स रोर द इंट्रोवर्ट से भी पहले आनी थी, लेकिन मैंने बोला यार पहले मैंने टाइटल सोचा द लाइन रोर, द लाइन रोर मैंने सोचा वो अच्छा कर नहीं रहा था, फिर मैंने द लाइन्स रोर कर दिया। मैंने बोला इसके अंदर अब 1 से 2 बंदे 3 बंदे काम करेंगे। फिर मैंने टेलर को कॉल किया, टेलर को बताया, और लेबर मेरे को स्टार्ट करना था विल्डेज रिकॉर्ड्स। तो वो बोलता है, वो उसने कॉल उठाया और मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, लेवल स्टार्ट करना है और द लाइन्स और एल्बम है। वो बंदा शॉक हो गया, मुझे लगने लगा शायद उसको आइडिया अच्छा नहीं लगा होगा। वो कहता है भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू काम पे लग, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कितने समय से ये शब्द तेरे मुँह से सुनने के लिए कर रहा था। फिर उस टाइम में थोड़ा पेपर वगैरह का सीन था तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला अभी तो नहीं, इस एल्बम के अंदर 10 गाने हैं, एक इंट्रो और 9 गानों को मिला के, लेकिन 10 ट्रैक्स की एल्बम रखेंगे, अपन एल्बम भी चलेंगे। तो बोलता है ठीक है। फिर एक दिन जैसे जैसे इंट्रो और एंड होती गई तो उसका कॉल आता है, बोलता है भाई मेरे को एक आर्टिस्ट मिला है और वो चाहता है हमारे संग काम करना। फिर मैंने बोला भाई आर्टिस्ट क्या है? बोलता है उसका नाम मिस्टर वी है, और वो आर्टिस्ट भाई वो उसका लेवल बहुत ऊपर है उस आर्टिस्ट का। मैंने बोला भाई अगर एक आ रहा है तो फिर हमें पूरे 6 करने पड़ेंगे। तो वो बोलता है चल तू ढूंढ मैं ढूंढता। फिर हमने 1 महीना आर्टिस्ट ढूंढे, अनिकेत डोगरा, मिस्टर वी, राजा, अक्षत प्रिंस, टेजर, मैं, हम लोग एक साथ जुड़ गए और कॉल पे बात हुई और द लायंस रोड की स्टार्टिंग हुई। और बाय गॉड द लायंस रोड की स्टार्टिंग बहुत तगड़ी थी, जो हाइप उसे मिलनी चाहिए थी वो उसको मिली। आपने जो स्टोरी डाली थी कॉन्ग वाली, उसका क्या सीन है? कौन वाली स्टोरी मैं समझा नहीं। जो आपने स्टोरी डाली थी। अच्छा, इंस्टा स्टोरीज। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक आर्टिस्ट की आर्ट क्रिएटिविटी नहीं देखती है, वो आर्टिस्ट के अंदर कमियां ढूंढती है। ऐसा मेरे साथ हुआ। कॉन्ग, मैं मूवी देख रहा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, सारी फैमिली बैठी हुई थी, सब बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा यार कॉन्ग अच्छा राइम कर रहा है, तो पहले कॉन्ग सिर्फ सिंगल ट्रैक निकालने वाला था। फिर मैंने सोचा यार कॉन्ग द किंग ऑफ टाइटन्स अच्छा राइम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा जाएगा, तो ये एल्बम काफ़ी बड़ी जाएगी। तो मैंने बोला कि चलो उसको एल्बम ही करते हैं। फिर मैंने पब्लिक को एक हिंट दिया कि जून जुलाई अगस्त में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो स्टोरी मैंने डाली। फिर उसके बाद मुझे हेट मिलने लगी, अरे द किंग की द गोरिल्ला बाउंस से कॉपी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए कि पब्लिक वो लोगो देख रही थी, जो एक गोरिल्ला का लोगो था, कॉन्ग का गोरिल्ला का लोगो था, पब्लिक वो चीज़ देख रही थी। पब्लिक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी या आर्टिस्ट की थिंकिंग नहीं समझ रही थी, वो क्या करने वाला है, वो क्या करना चाह रहा है। पब्लिक ये नहीं देख रही थी। पब्लिक ने भाई मैं तो डीएम करा, हर जगह कमेंट करे, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, और मेरे दिमाग की हट गई। फिर मैंने वो स्टोरी डाली, मैंने फिर बता भी दिया कॉन्ग एक एल्बम होने वाली है, और जो आप इंटरव्यू ले रही हैं अगर इंटरनेट पे जाता है तो पब्लिक भी कहेगी ये तो किंग की कॉपी कर रहा है, कैमरा लगा हुआ है, इंटरव्यू चल रहा है, ये भी पब्लिक बोलेगी। तो यही था। और अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिस्ट के लिए था वो आर्टिकल, एक आर्टिस्ट ने लिखा था। तो उसमें वो कहता है कि आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी डिपेंड करती है कि वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है। कॉपी करना उसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये गिटार है, इस पर मैंने एक धुन बजाई, ठीक है, फिर वही धुन किसी और ने सेम बजा के अपना गाना बनाया, तो वो कॉपी करना हुआ। लेकिन आप किसी बड़े आर्टिस्ट की वीडियो देख के या किसी बड़े आर्टिस्ट को सुन के उससे आइडिया लेके वो चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ कॉपी नहीं कहलाएगी, वो चीज़ कॉपी नहीं कहलाएगी।
एक आर्टिस्ट की असली आर्टिस्ट एक वो होता है जो आर्टिस्ट को समझे कि यार ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग करेगा करेगा। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा मेरे साथ था, वो था टेजर भाई है मेरा। उसने मुझे समझा यार अगर छोड़, तुझे जो करना है तू कर, तू एक आर्टिस्ट है और तू कर लेगा, मुझे पता है। फिर मैंने स्टोरी भी डाली, मैंने जताया भी कि यार पब्लिक ये क्यों समझती है, आर्टिस्ट को दबाने की कोशिश क्यों करती है पब्लिक, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि फिर मैंने छोड़ा भी नहीं कि यार प्रोजेक्ट रहने दो, लेकिन उसी बंदे ने मुझे समझाया, टेजर ने। और फिर द नाइन्थ फ्लोर भी चल रही थी तुरंत ही, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई आर्टिस्ट किसी बड़े आर्टिस्ट को देख के काम कर रहा है, जैसे कि मैं किंग सर को देख के काम कर रहा हूँ, ये है वो, अगर कुछ भी यार वो आइडिया ले रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर करा करो। इग्नोर भी नहीं, अगर किसी बड़े आर्टिस्ट को दिक्कत नहीं है, वो बल्कि खुशहाल होगा बड़ा आर्टिस्ट कि चलो यार मेरे को देख के कुछ बंदे मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ बंदे काम कर रहे हैं, एल्बम्स ड्रॉप कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा यार, ऐसे मत करा करो। वो एक आर्टिस्ट है, उसको बढ़ने दो, और जब तक आप उसे बढ़ने नहीं दोगे तब तक वो इंडिया का नाम कहाँ से रोशन करेगा। तो यही थी वो स्टोरी के बीच में, और मुझे मतलब अच्छा सा नहीं लगा था वो। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताएंगे? प्रोजेक्ट के बारे में अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरा हाल ही में। शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। Thank God for this video. प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है।